बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं भाग 5 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 11 में ही हम आज फिजिक्स में पढ़ेंगे सरल रेखा में गति भाग 1 नए पाठ की शुरुआत करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको हल करवाएंगे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में केमिस्ट्री में विलयन भाग 2। भाग 2 विलयन के प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे और इसके बाद कक्षा 12 में फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 6 और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 7 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए आप सभी अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु के परिचय से। परमाणु या एटम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था। परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यह कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु 3 कणों से बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक परमाणु का है। परमाणु के केंद्र को हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में 2 तरीके के कण पाए जाते हैं,
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरे तरीके का कण होता है प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के बाद अब बात करते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल की। अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला है होमोन्यूक्लियर अणु और दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर अणु। आइए इन दोनों प्रकार के बारे में विस्तार से जानें। पहले बात करते हैं होमोन्यूक्लियर अणु की। होमोन्यूक्लियर अणु केवल एक प्रकार के तत्वों से बना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें एक ही तरीके का तत्व यानी हाइड्रोजन है। उसी तरीके से O2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तत्व है यानी ऑक्सीजन। और N2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर अणु के बारे में। हेटेरोन्यूक्लियर अणु एक से अधिक रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी पानी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी तरीके से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। और N2O भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमने अणु के बारे में जाना। अब हम अपने इस वीडियो के पहले विषय पे आते हैं जो है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। इसमें हम पहले बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में व्यक्त करते हैं। आइए AMU के बारे में जानें। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। यह एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें रूप में परिभाषित किया जाता है। एक AMU की वैल्यू 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें ग्राम्स में लिखना हो तो 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम्स है। इस हिसाब से अगर हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में निकालना हो तो आंसर आएगा 1.0080 AMU, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को AMU में परिभाषित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आइए देखते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा।
आणविक द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो आंसर आएगा 18.02 U। यह जल यानी पानी का आणविक द्रव्यमान है। अगर हम एक और उदाहरण लें जो है CH4 यानी मीथेन, इसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी 4 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू को रखकर आंसर आएगा 16.043 U। यह मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्रव्यमान तथा आपेक्षिक बाहुल्यता के गुणफल के बराबर होता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल कार्बन के समस्थानिकों, उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता और परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है। इस टेबल का उपयोग कर हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा 12.011 U। औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं सूत्र द्रव्यमान के बारे में। कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों में कण त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उपस्थित रहते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र सोडियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचना को दर्शा रहा है। इसमें एक सोडियम आयन क्लोराइड आयनों में घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन सोडियम आयनों में घिरा रहता है। आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई के उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकालने के लिए हम सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान करेंगे, तो आंसर आएगा 58.5 U। यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान है। चलिए अब आज के दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन को निकालने के लिए हम तत्वों का द्रव्यमान को भाग करेंगे उसके यौगिक के मोलर द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यह किसी भी तत्व के प्रतिशत संघटन निकालने का फॉर्मूला है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक अम्ल यानी एसिड का है और इस अम्ल यानी एसिड का नाम हम यहाँ HNO3 लेते हैं। तो हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन निकालना हो निट्रिक एसिड में, तो हम कैसे निकालेंगे?
जैसा कि हम जानते हैं, निट्रिक एसिड का मोलर द्रव्यमान है 63.01 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14.0067। तो प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला लगाकर नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 44.46%। यानी निट्रिक एसिड में 44.46% नाइट्रोजन है। इस तरीके से हम प्रतिशत संघटन को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में जाना। हमने प्रतिशत संघटन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 1। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पथ लंबाई तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह गतिमान हैं। कुछ की गति हम देख पाते हैं तथा कुछ की गति के लिए हमें लगता है कि वह नहीं हो रही है तथा वस्तु स्थिर है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बॉल को आप गति करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एक पेड़ स्थिर दिख रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या यह पेड़ स्थिर है? जैसा कि मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह से गतिमान हैं। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं? या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा घर और मेरे दोस्तों का घर यह तो पूरी तरह स्थिर है और कई सालों से अपनी जगह से नहीं हिला है। पर अगर आप ध्यान दें तो आपका घर पृथ्वी पर है और पृथ्वी हर समय अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार तो हम सूर्य को स्थिर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सूर्य भी हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रकार से गतिमान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और गति क्या होती है उस पर नजर डालते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसा कि आप एक चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चल रहा है, लेकिन अगर हम इसको
कोई एक पूरी बॉडी माने तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे गति में नहीं कहेंगे। परंतु यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति गति में है। चलिए अब हम सरल रेखीय गति पर नजर डालते हैं। यदि गति करती हुई वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा है तो उस वस्तु द्वारा की जाने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्थिति पर ध्यान देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। यदि किसी वस्तु की हमें स्थिति देखनी है तो वह निर्भर करती है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। मतलब स्थिति द्रव्यमान की तरह कोई ऐसी राशि नहीं है जिसका मान हर जगह एक ही होगा, बल्कि स्थिति निर्भर करती है कि हम किस जगह से देख रहे हैं। स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समूह की आवश्यकता होती है। इस समूह में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं और इनके नाम x, y तथा z दिए जाते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से रिप्रेजेंट किया है। किसी वस्तु की स्थिति देखने के लिए उसे इसी बिंदु के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, तब आप इन निर्देशांक के सहारे कैसे बताएंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है? क्योंकि वस्तु की कोई एक स्थिति नहीं होगी, अलग अलग समय पर वस्तु की अलग अलग स्थितियां होंगी। तो इसके लिए हम एक और निर्देशांक लेते हैं जिसे कहते हैं समय। जी हाँ, आप अपनी घड़ी या अन्य उपकरण के सहारे इन निर्देशांक के साथ समय भी नोट करते हैं तथा x, y, z और t के इस पूरे सेट को निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। x, y, z तथा t के समूह के निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए इसी के साथ इन निर्देशांक के साथ जुड़े हुए एक कथन पर नजर डालते हैं। जब समय के बदलने के साथ साथ किसी वस्तु के निर्देशांक भी परिवर्तित होते हैं तो उस वस्तु को गतिमान कहते हैं। किसी वस्तु की गति देखने के लिए हम स्वेच्छा से किसी निर्देश तंत्र को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यदि आपके सामने से कोई ट्रेन जा रही है और उसकी गति को आप देख रहे हैं, तो आप उसकी गति के लिए स्वयं एक निर्देश तंत्र सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि होती है उस ट्रेन की पटरियां। जी हाँ, आप ट्रेन को उसकी पटरी के सापेक्ष चलता हुआ देखते हैं और इस तरह आपको ट्रेन एक सरल रेखा में गति करते हुए दिखती है। और इस तरह यदि कोई वस्तु केवल एक दिशा में गतिमान है तो उसकी गति के निरूपण के लिए केवल एक अक्ष की जरूरत होती है। अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, जो इस प्रकार दिखाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पथ लंबाई यानी डिस्टेंस पर नजर डालते हैं। यह किसी गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई होती है। इसका SI मात्रक होता है मीटर तथा विमा होती है m1
L0 T0। चलिए आगे चलते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। सामान्यतः वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पर ही मूल बिंदु माना जाता है। इसके अनुसार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0, और इसी प्रारंभिक स्थिति के लिए माना जाता है कि समय यहां से शुरू हुआ है, इसलिए t बराबर भी लिखते हैं 0। यहां पर t समय को रिप्रेजेंट करता है। अब माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करना प्रारंभ करती है और वह पहले 10 सेकंड में 4 मीटर तथा बाद के 5 सेकंड में 2 मीटर चलती है। अब वस्तु कुल कितनी चली, मतलब पथ लंबाई की परिभाषा के अनुसार वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, या फिर वस्तु द्वारा वास्तविक मार्ग कितना तय किया गया है। तो वस्तु कुल चली है 4 मीटर प्लस 2 मीटर, और इस प्रकार वस्तु कुल 6 मीटर चली है। तो वस्तु की पथ लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। अब अगर आप ध्यान दें तो वस्तु 4 मीटर चलने के बाद 2 मीटर पीछे की तरफ चली है, और इसीलिए वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी 2 मीटर। लेकिन हम इसे पथ लंबाई नहीं कहेंगे, क्योंकि पथ लंबाई पथ पर निर्भर करती है, और इसलिए पथ लंबाई का मान 6 मीटर होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और विस्थापन पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यह किसी वस्तु की गति के दौरान अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की दूरी के बीच का अंतर है। इसका SI मात्रक होता है मीटर और विमा होती है m1 L0 T0। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। विस्थापन पथ लंबाई से अलग होता है। इसके लिए हम एक गति करती हुई वस्तु पर ध्यान देते हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने ध्यान दिया था, और मानते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति है x1 तथा अंतिम स्थिति है x2 तथा प्रारंभिक समय t1 व अंतिम समय t2 है। तो वस्तु की अंतिम दूरी में से वस्तु की प्रारंभिक दूरी यदि घटाई जाए तो अंतर मिलता है विस्थापन। दूरी नापने के लिए हम मूल बिंदु ले सकते हैं, जिसे O से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह विस्थापन को लिखा जा सकता है डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, जहां पर डेल्टा x विस्थापन है। जैसा कि विस्थापन के सूत्र में दिखता है कि यदि x2 बड़ा है x1 से, तो डेल्टा x का मान पॉजिटिव होगा, यानी विस्थापन धनात्मक होगा। इसी प्रकार यदि x2 छोटा है x1 से, तो डेल्टा x का मान नेगेटिव होगा, यानी विस्थापन ऋणात्मक होगा। और इससे हमें पता चलता है कि विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि हमको दिशा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो यदि विस्थापन का मान धनात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा मूल बिंदु से दाईं ओर मानी जाती है, और विस्थापन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा दाईं ओर मानी जाती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और स्थिति समय ग्राफ पर नजर डालते हैं।
जब वस्तु स्थिर है तब वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, और हम उस समय यदि दो अक्ष लें जिनका मूल बिंदु है O, एक अक्ष है T यानी समय तथा दूसरा अक्ष है X। अब वस्तु की स्थिति का ग्राफ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्योंकि वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, इसलिए वस्तु की मूल बिंदु से दूरी हमेशा एक नियतांक रहेगी, जिसको इस दूरी से दिखाया गया है, जिसका मान है डेल्टा x। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग समय के बढ़ने के साथ साथ हर जगह पर डेल्टा x का मान नियत है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जब वस्तु एक समान गति से चल रही है, इस समय का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए भी हम अक्ष लेते हैं जिसका मूल बिंदु है O तथा अक्ष है T व X, और वस्तु एक समान गति से चल रही है, मतलब वस्तु मूल बिंदु से एक समान दूरी से आगे बढ़ती जा रही है। तो हर समय वस्तु की दूरी में कुछ परिवर्तन आएगा और उसका ग्राफ इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और वह केस देखते हैं जब वस्तु असमान गति से चल रही है। तो उस केस के लिए वस्तु के ग्राफ को इस तरह से दिखाया जा सकता है। क्योंकि गति अलग अलग है, इसलिए वस्तु की दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थिति के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पथ लंबाई और विस्थापन, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल तथा ताक्षणिक वेग एवं चाल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता से। विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। यह बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है विलेयता के बारे में कि विलेयता समान समान को घोलता है के नियम का पालन करती है। कभी भी जब विलेयता की प्रक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले विलीनीकरण होता है और उसके बाद क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया होती है। आइए अब ये चीज़ समझते हैं कि समान समान को घोलता है का नियम क्या होता है और ये नियम क्यों बनाया गया। देखिए होता क्या है, अभी जो आपके सामने फोटो आई है उस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि NaCl का क्रिस्टल जो है वो हमने पानी के अंदर घोला है। तो NaCl के क्रिस्टल में क्या होता है, Na+ और Cl- धनायन और ऋणायन बनते हैं। इसी कारण NaCl को पोलर क्रिस्टल भी कहा जाता है।
यहाँ से हमें ये तो पता लग गया कि NaCl की जो प्रवृत्ति है वो पोलर प्रवृत्ति है। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी क्या होता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का होता है। तो NaCl भी पोलर प्रवृत्ति का है और पानी भी पोलर प्रवृत्ति का है, तो दोनों आपस में घुल जाते हैं। इसी को कहते हैं समान समान को घोलता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि जो पोलर विलेय है वो पोलर विलायन में ही घुलेगा। अगर दोनों में से एक भी नॉन पोलर हुआ तो वो दोनों आपस में नहीं घुलेंगे। तो यही नियम कहलाता है समान समान को घोलता है का नियम। यह नियम बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, तो आप इस चीज़ को एक बार अपनी NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम ये जानेंगे कि विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है पदार्थ की प्रकृति। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो पदार्थ की प्रकृति है वो किस तरह से प्रभावित करती है विलेयता को। अगर समान समान हुआ तो पदार्थ घुलेगा, अगर समान समान नहीं हुआ तो पदार्थ नहीं घुलेगा। दूसरा जो कारक है वो है तापमान। तापमान भी एक ऐसा कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है, ये हम आगे देखेंगे। तीसरा जो कारक है वो है दाब। दाब उन मामलों में विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक है जहां पर विलेय गैस हो, तो दाब वहां पर विलेयता को प्रभावित करता है। जिन मामलों में द्रव हमारा विलेय होता है उन मामलों में दाब विलेयता को प्रभावित नहीं करता। तो दाब सिर्फ गैसों के लिए विलेयता को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तापमान किस तरह से विलेयता को प्रभावित करता है। तापमान का जो प्रभाव है विलेयता पर वह इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी प्रक्रिया है वो किस तरह की है। अगर ऊष्मशोषी प्रक्रिया है तो ऊष्मशोषी प्रक्रिया में तापमान बढ़ने से विलेयता बढ़ती है, और वहीं अगर ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है तो तापमान बढ़ने से विलेयता कम होती है। यह था विलेयता पर तापमान का प्रभाव। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम कहता है कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर हम हेनरी के नियम का एक्सप्रेशन देखें तो उसे ऐसा लिखा जाता है P = KH × X। यहाँ पर P जो है वह गैस का आंशिक दाब है और X जो है वो गैस का मोल अंश है, और KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। यह है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिए। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हमको पढ़ने होंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो हेनरी के नियम का जो पहला अनुप्रयोग है वो ये है कि आपने बाजार में कोका कोला या सोडा की बोतल तो देखी ही होगी। आपने सोडा जल और शीतल पेयों में देखा होगा कि उसमें जब हम उसे खोलते हैं तो झटके से एक गैस बाहर निकलती है, वह गैस CO2 गैस होती है। हर सोडा जल और शीतल पेयों में यह CO2 गैस पाई जाती है। अब होता क्या है, जो भी इस सोडा जल और शीतल पेय को बनाता है वो यह चाहता है कि CO2 की विलेयता बोतल में बनी रहे और हो सके तो CO2 की जो विलेयता है वो बोतल में ज़्यादा ही हो। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए जो भी इस सोडा जल या शीतल पेय को बनाता है वो क्या करता है, वो बोतल को अधिक दाब पर बंद कर देता है। अधिक दाब पर बंद करने के कारण क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है उसकी विलेयता सोडा जल या शीतल पेय में बहुत ही बढ़ जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा फायदा होता है और ये हेनरी के नियम का एक अनुप्रयोग है। यह बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। अब अगला जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है वह यह है
कि गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। आपने फिल्मों में या फिर टीवी में कभी देखा होगा कि जो गहरा समुद्र होता है उसमें जो गोताखोर जाते हैं वह ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाते हैं। अब होता क्या है, गहरे तल में, गहरे समुद्र तल में गैसों का अधिक दाब होता है। अधिक दाब होने के कारण रक्त में गैसों की अधिक घुलनशीलता होती है। तो अधिक घुलनशीलता का सामना गोताखोरों को समुद्र के अंदर करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब गोताखोर समुद्र के सतह पर आने लगता है तो सतह पर आते आते ये सारी गैसें धीरे धीरे निकलने लगती हैं। तो जब ये गैसें नसों से बाहर निकल रही होती हैं तो होता क्या है कि ये अपने बुलबुले छोड़ती है नसों में। बुलबुले ब्लॉकर का काम करते हैं और ये खून को रोक देते हैं। इससे काफी हार्ट की प्रॉब्लम होती है और गोताखोरों को एक चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है जिसे बेंड्स कहते हैं। अक्सर गोताखोरों को इस बेंड्स नाम की चिकित्सक अवस्था का सामना करना पड़ता है। हेनरी के नियम के ये 2 अनुप्रयोग आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। यह बहुत जरूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से, और इन नियमों और इन अनुप्रयोगों को अपनी किताबों से भी पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम इस वीडियो की अंत में आ गए हैं, तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता पढ़ी, और उसके बाद हमने हेनरी का नियम पढ़ा, और साथ ही हमने हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी पढ़े। तो आज की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी। मैं ये आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें एनसीईआरटी रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग राउल्ट नियम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 6वां भाग समझेंगे और इस 6ठे भाग में हमारे पिछले भाग के विषय गाउस नियम के अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला अनुप्रयोग है गाउस नियम द्वारा एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक असीम रूप से लंबी व पतली चादर है जो कि धन आवेशित है। तो दोस्तों, हम एक छोटा सा गॉसियन क्षेत्र कंसीडर कर लेते हैं जो इसके दोनों तरफ होगा, और ये गॉसियन क्षेत्र एक बेलन की शेप में होगा जिसके मुख्यतः 2 क्षेत्रफल हैं। एक बेलन का ऊपर तथा नीचे वाला भाग जो वृत्त होता है जैसे A, इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ जैसे B। अब मान लेते हैं कि सिग्मा आवेश का क्षेत्रफल घनत्व है, तो चादर पर कुल आवेश यानी Q होगा सिग्मा गुणा चादर का क्षेत्रफल। अब अगर गाउस नियम की सहायता से कुल फ्लक्स निकालें और पूरे गॉसियन क्षेत्र के लिए इसे इंटीग्रेट भी करें तो आने वाले दोनों ही व्यंजक बराबर होंगे। और क्योंकि बेलन के ऊपर व नीचे के भाग एक समान वृत्तीय क्षेत्र है, इसलिए ये समीकरण बनेगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट जो गाउस नियम से आया है बराबर 2 गुणा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds A जो बेलन के
ऊपर व नीचे वाले वृत्त के हिस्से हैं, जमा इंटीग्रेशन E डॉट DSB जो बेलन के वक्र पृष्ठ के कारण आता है। अब अगर आप बेलन के वृत्तीय क्षेत्र जैसे कि A के लिए देखें तो E और DS की दिशा समान ही होगी, जबकि वक्र पृष्ठ B के लिए E तथा DS की दिशा एक दूसरे के लंबवत होगी। यानी अब फाई बराबर होगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E DSA cos 0 डिग्री जमा इंटीग्रेशन E DSB cos 90 डिग्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री और cos 0 डिग्री की वैल्यू रखने पर इक्वेशन आएगी फाई बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 इंटीग्रेशन E DSA। क्योंकि दोस्तों cos 90 डिग्री वाला कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर होगा 2 गुणा E इंटीग्रेशन ऑफ DSA। और इसे हल करें तो आता है सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 गुणा E गुणा A, जहाँ पर A इस चादर का क्षेत्रफल है, या यहाँ से वैद्युत क्षेत्र E का मान यदि निकाला जाए तो वह होगा सिग्मा A बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि अंश और हर में A उपस्थित है जो आपस में कट जाएंगे, तो E बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए अब ज्ञात करते हैं गाउस नियम द्वारा गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P खोल से बाहर हो। मान लीजिए एक गोलीय खोल है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोलीय खोल पर कुछ धनावेश फैला हुआ है। अब हमें निकालना है इस गोलीय खोल के केंद्र से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु जहां पर गोलीय खोल की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी गणना करनी है। इससे पहले अगर हम बनाए इसके लिए एक गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को पूरी तरह से बंद कर ले, तो वो होगा एक और गोला जिसकी त्रिज्या होगी R, जो खोल के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई R की घात 2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय ही, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर होगी, जिसकी वजह से हम इसे पूरे गोले के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख सकते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, यानी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई R की घात 2 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। अब अगली परिस्थिति में हम बिंदु P को गोलीय खोल के अंदर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों इस केस में भी हम देख सकते हैं कि गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई R की घात 2, और गाउस नियम की सहायता से फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो पाएंगे कि गॉसियन क्षेत्र B के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। सारा आवेश Q गोलीय खोल के ऊपर है और जो गॉसियन क्षेत्र से बाहर है, यानी इस परिस्थिति में Q बराबर होगा 0 के, जिसकी वजह से फ्लक्स भी हो जाएगा 0। आइए अब अगला अनुप्रयोग देखते हैं, जो है गाउस नियम द्वारा किसी ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। इसमें भी हम फर्स्ट केस लेते हैं जब बिंदु P गोले से बाहर हो। मान लीजिए एक ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या R है और इस गोले में कुछ धनावेश उपस्थित है। अब हमें निकालना है इस गोले के केंद्र से R दूरी पर इस गोले की वजह से कुल कितना वैद्युत क्षेत्र होगा।
इससे पहले अगर हम बनाएं इसके लिए गॉसियन क्षेत्र जो इस आवेश को बंद करे, तो वो होगा एक सकेंद्रीय गोला जिसकी त्रिज्या होगी r, जो गोले के केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी भी है। दोस्तों, गॉसियन सतह B का कुल क्षेत्रफल होगा 4 पाई r⁵2। अब हम इस गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग ds लें, तो इसके लंब की दिशा होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य, और ठीक इसी तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य, यानी E तथा तल के लंबवत दिशा हमेशा समांतर रहेगी, जिसकी वजह से हम इस पूरे गोले के लिए इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले गाउस नियम की मदद से हम लिख लेते हैं कि कुल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q/ε0 के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर आता है E गुणा 4 पाई r⁵2 बराबर Q/ε0, यानी यहाँ से E आता है 1/4 पाई ε0 Q/r⁵2। और दोस्तों, यह व्यंजक ठीक वैसा ही है जैसा किसी बिंदु आवेश या किसी गोलीय खोल के कारण बनने वाले वैद्युत क्षेत्र का होता है, यानी हम ये मान सकते हैं कि इस केस में गोले का पूरा आवेश गोले के केंद्र पर ही केंद्रित रहता है। आइए अब दूसरा केस लेते हैं, जिसमें बिंदु P गोले के अंदर हो। इसके लिए मान लीजिए कि ये एक ठोस गोला है जिसमें आवेश Q उपस्थित है। अब हम इस गोले के अंदर ही कहीं एक बिंदु P मान लेते हैं जो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर है। बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन क्षेत्र भी एक गोला होगा, जिसे यहाँ B से दर्शाया गया है। इसी गॉसियन क्षेत्र का एक छोटा सा भाग लेते हैं और इसके बाद इसे पूरे क्षेत्र के लिए इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर इस छोटे से क्षेत्र के तल का लंब भी बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्य है, जबकि इस गॉसियन क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 4 पाई r⁵2। दोस्तों, मान लीजिए कि रो आवेश का आयतन घनत्व है, जिसका मान होगा रो बराबर Q/4/3 पाई r⁵3, यानी इस गोले का कुल आवेश बटे गोले का कुल आयतन। और दोस्तों, गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाला आवेश Q' होगा रो गुणा 4/3 पाई r⁵3, यानी आवेश का आयतन घनत्व गुणा गॉसियन क्षेत्र से बंद होने वाले गोले का आयतन। अब दोस्तों, गाउस नियम से फाई बराबर आता है Q'/ε0 के। इसके अलावा फ्लक्स बराबर होता है E.ds के इंटीग्रेशन के। तो अगर इसे इंटीग्रेट करें और Q का मान रखें, तो समीकरण आएगा रो गुणा 4/3 पाई r⁵3 बटे ε0 बराबर E गुणा 4 पाई r⁵2, जिसे हल करने पर हमें मिलता है वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, जो होगा रो r/3 ε0। तो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में हमने गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों को देखा, जो थे एक समान रूप से आवेशित असीम रूप से लंबे पतली चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसके अतिरिक्त गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र और ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले विषय विद्युत द्विध्रुव की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसके 6 भागों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं।
अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग यानी भाग 7 की ओर, जिसमें आज हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब जैसे यहाँ पर दो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक Q जिनका परिमाण समान है, एक दूसरे से एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इसके अलावा एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा 2a और इसकी दिशा होती है ऋणात्मक Q से धनात्मक Q की ओर। आइए इसके बाद समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जब हमें वैद्युत क्षेत्र को मापना है द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश उपस्थित है और ये एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इस द्विध्रुव के अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर हमें इस द्विध्रुव की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और ये बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक Q आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो होगा E बराबर ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R जमा a की घात 2। और क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र P यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, इसी कारण यह एक ऋणात्मक क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह अगर हम लिखें आवेश प्लस Q की वजह से बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R घटा a की घात 2, जो सदिश P के समान दिशा में होने की वजह से एक धनात्मक राशि है। अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के राशियों को हमें जोड़ना होगा, यानी E बराबर होगा E धनात्मक आवेश की वजह से जमा E ऋणात्मक आवेश की वजह से, और जिसे जोड़ने पर आता है E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/r घटा a की घात 2 घटा 1/r जमा a की घात 2। आइए अब हम एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे विद्युत द्विध्रुव के भूमध्य बिंदु पर। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ऋणात्मक Q आवेश को बिंदु A और धनात्मक Q आवेश को बिंदु B पर मान लेते हैं। इस द्विध्रुव के भूमध्य तल पर यानी y अक्ष पर जो इसके मध्य बिंदु से पास होती है, उस पर r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब मान लीजिए कि इस बिंदु P पर धनात्मक आवेश Q की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र बिंदु M की दिशा में लग रहा है, जबकि ऋणात्मक आवेश Q की वजह से लगता है E2 वैद्युत क्षेत्र, वो भी बिंदु A की ही दिशा में, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ही होती है। अब अगर इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्रों का रिजल्टेंट निकालें तो वो होगा x अक्ष की दिशा में, लेकिन इसकी दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे सदिशों का समानांतर चतुर्भुज योग का नियम, जिसे आप क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं सदिश E1 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2, जबकि सदिश E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे
r की घात 2 जमा a की घात 2। तो दोस्तों, सदिशों के समानांतर चतुर्भुज योग के नियम के कारण सदिश E आता है ऋणात्मक E1 जमा E2 cos थीटा। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि रिजल्टेंट सदिश सदिश P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि E1 तथा E2 का परिमाण समान है, इसलिए सदिश E होगा ऋणात्मक 2E1 cos थीटा। दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं OP बटे PA। तो अब इस समीकरण में हम सभी राशियों यानी E1, OA तथा PA का मान रखें और हल करें तो वैद्युत क्षेत्र E आता है ऋणात्मक 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 2 जमा A की घात 2 की पूरी घात 3 बटे 2। अब मान लीजिए कि बिंदु P की ये दूरी आवेशों को पृथक करने वाली दूरी से बहुत अधिक है, यानी A को R में जोड़ने या घटाने पर R में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी R की तुलना में हम A को नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा करने पर E आता है ऋणात्मक 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 3। आइए अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव हमारे भौतिक जगत में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, हमारे भौतिक जगत में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणु होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के इस यौगिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 द्विध्रुव आघूर्ण हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, यानी किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस यौगिक का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि वहीं एक और यौगिक जैसे H2O यानी जल का यौगिक, इसमें बनने वाली दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र कोइंसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे पर अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो की टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक 2 कूलाम और ऋणात्मक 2 कूलाम के समान आवेशों वाली द्विध्रुव के द्विध्रुवीय आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों, हमें यहाँ पर इस प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है 0.02 कूलाम मीटर, जबकि दूसरा है 0.04 कूलाम मीटर, तीसरा विकल्प है 0.06 कूलाम मीटर और चौथा विकल्प है 0.08 कूलाम मीटर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है, एक द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 कूलाम के आवेश उपस्थित हैं और इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर Q है 2 कूलाम और D यानी दूरी है 2 सेंटीमीटर या यूं कहें 0.02 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा D, तो यहाँ पर Q तथा D का मान रखने और इसे हल करने पर P आता है 0.04 कूलाम मीटर, यानी विकल्प B जो था 0.04 कूलाम मीटर सही उत्तर है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के बारे में और मापा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र, वो भी अलग अलग 2 बिंदुओं पर, जिसमें पहला था अक्षीय बिंदु और दूसरा था भूमध्य बिंदु। और अंत में हमने देखा हमारे भौतिक जगत में एग्जिस्ट करने वाले कुछ विद्युत द्विध्रुव को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।
नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं भाग 5 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 11 में ही हम आज फिजिक्स में पढ़ेंगे सरल रेखा में गति भाग 1 नए पाठ की शुरुआत करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको हल करवाएंगे। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में केमिस्ट्री में विलयन भाग 2। भाग 2 विलयन के प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे और इसके बाद कक्षा 12 में फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 6 और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 7 का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसलिए आप सभी अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।